हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। इंडियन आर्मी भर्ती 2024 दिन प्रतिदिन बहुत नज़दीक आती जा रही है दोस्तों। इसके लिए साइंस टॉप क्वेश्चन के लिए मैराथन क्लास आपके लिए रखी गई है। इस मैराथन क्लास में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों का कंटेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके सामने रखा जाएगा। यदि कोई बंदा 70% खुद हल कर लेता है, डेफिनेटली सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बिल्कुल सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यदि इन क्वेश्चन में से 70% क्वेश्चन हल कर पाता है तो टेस्टिंग कीजिए खुद की। एग्जाम से पहले अपनी प्रिपरेशन किस प्रकार की रही उस पूरी बात को जानिए और पहले क्वेश्चन से लेकर के अंत क्वेश्चन तक बने रहिए। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे इसी प्रकार की जो क्लास आपके सामने रखी जाएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। साइंस टॉप क्वेश्चन के लिए मैराथन क्लास बाय राज एजुकेटर चैनल के द्वारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र को काम में लेते हैं। जी हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम किस यंत्र को काम में लेते हैं। ऑडियोमीटर को काम में लेते हैं, गैल्वेनोमीटर को काम में लेते हैं, सेक्सटेंट को काम में लेते हैं, सोनार को काम में लेते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल पहचान कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसमें याद रखना, सोनार को किस काम में लेते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, सोनार को। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। वेरी नाइस क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। क्रोनोमीटर होता है, एनीमोमीटर होता है, ऑडियोफोन होता है, ऑडियोमीटर होता है। बताइए कि ध्वनि की तीव्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। बिल्कुल, तो याद रखना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर, यानी डी ऑप्शन अपना क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर किसके मापन में काम में लेते हैं। वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप, घनत्व, इन 4 में से किसको मापने के लिए हम पायरोमीटर को काम में लेते हैं। बिल्कुल बताने का प्रयास कीजिएगा। याद रखना, उस टेम्परेचर को मापने में हम किसको काम में लेते हैं, पायरोमीटर को काम में लेते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। सारा का सारा कंटेंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी है और आगे की एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। हाँ, 1 मीटर से संबंधित क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा दोस्तों। तो एनीमोमीटर है, इसमें देखो इसके द्वारा किसको मापते हैं, पानी के बहाव की गति का, पानी की गहराई का, पवन वेग का, प्रकाश की तीव्रता का। अनुमान लगाइए और बताइए, या आपको कंफर्म याद है तो बताइए कमेंट में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एनीमोमीटर के द्वारा हम किसको मापते हैं। तो याद रखना दोस्तों, पवन वेग जो होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। देखो आपको कुछ एसआई यूनिट दी गई हैं, इनमें से आपको वो ढूंढनी है जो सही नहीं है। एक बार आपको ये और ध्यान रखना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए सही नहीं है, इनमें से नहीं है, ये नहीं वाला जो है वो कई बार गलत करवा जाता है हमसे। हम नहीं को पढ़ते हैं, तुरंत टूट के ऊपर क्वेश्चन पे जाते हैं और कहीं ना कहीं जल्दीबाजी के अंदर क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जो हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसी गलती हमें नहीं करना है। क्वेश्चन को पूरा आराम से पढ़ना है, उसके बाद में ऑप्शन तक जाना है। और स्टूडेंट्स दोस्तों सभी ध्यान से सुनो कि एग्जाम के अंदर ऑप्शन को काटते हुए चलोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। और एग्जाम में जो ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों ऑप्शनों को आपको पढ़ना है बड़े गौर से। उसके बाद हाँ, माना कि आपको उत्तर पहले ही ऑप्शन में मिल गया, लेकिन फिर भी आपको 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनको पूरों को अच्छी तरीके से पढ़ना, उसके बाद में ही पेपर को पूरा करना है, OMR को भरना है। देखो क्या कहता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। बिल्कुल कार्य का मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक SI मात्रक न्यूटन होता है। हाँ जी होता है। द्रव्य का मात्रक किलोग्राम होता है, ये भी सही है। दाब का मात्रक डाइन होता है, ये गलत है। याद रखना बच्चों दोस्तों, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। और ये जो डाइन होता है ना, ये किसका मात्रक होता है, बल का ही छोटा मात्रक होता है। न्यूटन से छोटा मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। याद रह जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। बहुत शानदार कंटेंट, बहुत सोच समझ करके क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। ये इंडियन आर्मी के लिए रामबाण साबित होने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसलिए अच्छी तरीके से आपको इनको करना है। देखो वायु में ध्वनि तरंग है, तिरछी होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, अनुदैर्ध्य होती है, ध्रुवीकृत होती है। या ई ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने डाला, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर इनके एक से अधिक उत्तर होंगे। बताओ वायु में ध्वनि तरंग,
तो याद रख लेना सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और शानदार क्वेश्चन की ओर। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? बिल्कुल, यानी हर्ट्ज किसकी मापक इकाई होती है? आवर्ती की, ऊर्जा की, उष्मा की, गुणवत्ता की। फिर से ये ऑप्शन आपके सामने आया कि इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक इसका उत्तर होगा। बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखना आवर्ती जो होती है ना उसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, यानी Hz होता है। याद रह जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको देखने में बड़ा सरल लग रहा है, सिंपल सा लग रहा है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से पता नहीं जो पेपर सेटर होते हैं उसके माइंड में क्या चल रहा होता है। इस क्वेश्चन को कई बार हर प्रकार के एग्जाम में डाला हुआ है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, बैंगनी दिखाई देगा। बिल्कुल पहचान कीजिए। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। देखो नीचे लिखा हुआ भी है, एसएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। कई एग्जाम ऐसे जिसमें ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। हाँ, प्रकाश का पहले तो आपको ये बताना कि सूर्य का जो प्रकाश है उसका रंग कैसा होता है। तो देखो मैं इसमें थोड़ा तो बताता हूँ कि प्रकाश का जो रंग होता है वो श्वेत होता है, जिसको हम कैसा प्रकाश मानते हैं? मिश्रित प्रकाश मानते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि उस श्वेत प्रकाश के अंदर कौन कौन से रंग पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। अब देखो हमें बताना है कि प्रकाश का जो रंग है वो निर्धारित कौन करेगा? इसके आयाम से होगा, तीव्रता से होगा, लेमडा तरंगदैर्ध्य से होगा, वेग से होगा। बिल्कुल 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। ध्यान है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो याद रखना कि जो तरंगदैर्ध्य होती है ना वही प्रकाश के रंग को निर्धारित करती है। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आपको कमेंट में बताना कि सूर्य का प्रकाश कौन कौन से रंगों से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगमरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहा जाता है? हाँ, मृगमरीचिका जो होती है, इंद्रधनुष जो होती है, वो किसके कारण से बन जाती है? आपको इसके बारे में बताना है। तो देखो क्या कह रहा है? विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर? तो याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से मृगमरीचिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से स्क्रीन पर दिख रहा है। विद्युत धारा को मापने के लिए हमें किसे काम में लेना होता है? वोल्ट मीटर को काम में लेते हैं, वोल्टामीटर को काम में लेते हैं, एमीटर को काम में लेते हैं, पोटेंशियोमीटर को काम में लेते हैं। इनमें से कोई नहीं, फिर यह एक से अधिक ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बताइए 11 नंबर क्वेश्चन में आप क्या करने वाले हैं? आग लगा देने वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है। 70% करने का प्रयास कीजिएगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप हल कर पाएंगे तो याद रखना विद्युत धारा मापने के लिए हम ए मीटर को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? ए मीटर को। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई है। हाँ बिल्कुल, विद्युत शक्ति की इकाई देखो क्या है? एम्पियर है, कुलोम है, वोल्ट है, वोट है। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक ऑप्शन होगा। बिल्कुल बताने का प्रयास कीजिए। विद्युत शक्ति की इकाई है तो याद रखना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होती है विद्युत शक्ति की इकाई? वाट होती है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, एलईडी का पूरा नाम बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से स्क्रीन पर दिख रहा है। एलईडी का पूरा नाम लाइट इमेजिंग डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डिवाइस होता है, लाइट इनहांसिंग डायोड होता है, या फिर डिवाइस होता है? तो याद रखना लाइट इमिटिंग डायोड होता है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? देखो 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। बिल्कुल यही ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको आगे जाने की कोई आवश्यकता है नहीं। आपको याद रखना 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा, या आप ये कह सकते हो 1 यूनिट में कितना होता है? 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? तो आपको याद रखना 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, अनिश्चित रहता है? देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, मेंस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा? भार बढ़ेगा, घटेगा, वही रहता है, अनिश्चित होता है? बताओ क्या होगा? तो बिल्कुल याद रखना जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण से हो जाता है? बिल्कुल देखो, एसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है कि पुरानी किताबों का कागज़ जो होता है वो काफ़ी समय बाद में भूरा हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? लगातार उपयोग से, संवातन की कमी से, धूल जम जाने के कारण से, सेलुलोज के ऑक्सीडेशन के कारण से। बिल्कुल बताने का प्रयास कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो याद रखना, सेलुलोज का बना होता है कागज़ और उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, जिसके कारण से उसका रंग बदल जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? आपको ये बताना कि इसमें कौन सी है जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन कह सकते हो जिसको, कि आपको इसमें से कौन सा दिखाई दे रहा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? बिल्कुल बताइए। कागज़ का जलना, भोजन का पकना, और पानी का भाप में बदलना, कोयले का जलना। बिल्कुल देखो, कागज़ का जलना, जब कागज़ को जलाएंगे ना तो इसके अंदर धुआं प्लस का राख बन जाएगा, डेफिनेटली रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन देखो ऑप्शन नंबर जो सी है, पानी का भाप में बदलना, भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। दोस्तों याद रखना, पानी का भाप में बदलना किसको दर्शाएगा? भौतिक परिवर्तन को। और अगले ने कहा रासायनिक, तो बिल्कुल इसमें रासायनिक किस में नहीं हो रहा? सी नंबर ऑप्शन में नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपको फिर से स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आपको याद रखना, फ्लोरीन जो होता है वो हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील माना जाता है। कल फिर बाहर आई आंटी, हेलोजन आवर्त सारणी के 17 वर्ग का तत्व है। आपको ये बात और याद रखनी, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। हेलोजन जो होता है वो आवर्त सारणी के 17 वर्ग का तत्व माना जाता है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? कुचालक की बात कर रहे हैं, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है? तांबा, सीसा, पारा, जस्ता। जस्ता का मतलब जिंक, बिल्कुल। तांबा का मतलब कॉपर, सीसा का मतलब लेड, और पारा का मतलब मरकरी। ये चारों के प्रतीक आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बताओ ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है? 19 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो याद रखना, जो पारा होता है वो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सिरके का रासायनिक सूत्र है या रासायनिक नाम? मेथेनॉल होता है, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट होता है। ई ऑप्शन कहता है इनमें कोई नहीं, या फिर एक से अधिक इसके ऑप्शन सही है। बताओ सिरके का रासायनिक सूत्र। तो याद रखना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी एसिटिक अम्ल जो है CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं, और इसे को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, कार की बैटरी जो है, कार की बैटरी में किसको काम में लेते हैं? कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। बताओ कार की बैटरी के अंदर कौन सा एसिड काम में लिया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बताने का प्रयास कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखना, कार की बैटरी के अंदर किसको भरा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को भरा जाता है, H2SO4। सूत्र क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का? H2SO4। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। एक विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसकी पीएच का मान देखो, विलियन का पीएच है 7 होगा, 5 होगा, 1 होगा, इनमें से कोई नहीं। बताओ एक विलियन ऐसा है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो पहले तो आपको ये पहचान करना है कि ये एसिड है या बेस है। देखो अम्ल है या क्षार है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है इनमें दोनों में। देखो अम्ल को याद करने के लिए आप एक शब्द याद रख सकते हैं, अनिल। अनिल का मतलब क्या होता है? ए का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला, ल का मतलब लाल। अम्ल वह है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लेकिन ये तो क्या कर रहा है? लाल को नीला कर रहा है। इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या है? क्षार। और हम जानते हैं कि जो जितने भी क्षार होते हैं उनका मान जो है, उनकी पीएच का मान 7 और 14 के बीच में होता है। 7 पर क्या होता है? उदासीन। 7 पर तो क्या होता है? उदासीन। 7 से अधिक होगा, 14 से 14 तक होगा। तो इसमें है ही नहीं ऐसा ऑप्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दिए जाते हैं, आपके टेस्टिंग माइंड को पकड़ने के लिए किस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जल में CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। देखो क्या होता है, जल के अंदर, जल में CO2
कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करें तो बना सोडा वाटर एक ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, एक अपचायक है। बताने का प्रयास कीजिए इनमें से कौन है, ये अपचायक है या क्या है? बिल्कुल बताओ। तो याद रखना ये कैसी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? बिल्कुल आपको पहले फॉर्मूले को पढ़ना है और फॉर्मूले को पढ़ने के बाद में आपको ये टेस्टिंग करके बताना है कि इसमें से किसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपरोक्त सभी। बताओ किस में ऑक्सीजन नहीं है? तो देखो आपको फॉर्मूला ये ध्यान होना चाहिए। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 होता है, तो इसमें तो ऑक्सीजन दिख रही है। इसके बाद में हम किसको पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। नीलाथोता क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन। किसका सामान्य नाम नीलाथोता होता है? कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। बताइए किसको नीलाथोता कहते हैं? कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये इसके सब के क्या बन जाते हैं, फॉर्मूले बन जाते हैं। ये इनके सब के सारे के फॉर्मूले लिख दिए मैंने, CuSO4, FeSO4, CaSO4, Na2SO4। तो याद रखना नीलाथोता किसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट को कहते हैं। किसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट को कहते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, खाने का सोडा है। बहुत शानदार क्वेश्चन। खाने का सोडा, मीठा सोडा कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की बात कर रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4। सारे क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सूत्र वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH। चारों के फॉर्मूले आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बताओ खाने का सोडा कौन सा है? तो बच्चों याद रखना इसके अंदर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है, खाने का सोडा कहा जाता है, मीठा सोडा कहा जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, धोने का सोडा है। बिल्कुल, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र NaOH, Na2CO3, NaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल बताओ धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र। तो याद रखना धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। और इसका यदि पूरा फॉर्मूला लिखें, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, जिसको धावन सोडा के नाम से जानते हैं। क्रिस्टलन जल इसके अंदर पाया जाता है, क्रिस्टलन जल के 10 अणु इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं धमाकेदार क्वेश्चन की ओर। खाने का नमक किससे बनता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। पहले तो खाने का नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl। कमजोर अम्ल व कमजोर क्षार से बनेगा, मजबूत अम्ल व मजबूत क्षार से बनेगा, कमजोर अम्ल मजबूत क्षार से बनेगा, मजबूत अम्ल व कमजोर क्षार से बनेगा। पहचान कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और वो आप अनुमान लगा सकते हैं किसके द्वारा, फॉर्मूले के द्वारा। बिल्कुल, तो देखो याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मजबूत अम्ल से बनेगा और मजबूत क्षार से बनेगा। चलो बना करके इसको देखते हैं कैसे बन जाता है। देखो लिखते हैं स्क्रीन के ऊपर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसको प्रबल अम्ल कहते हैं, मजबूत अम्ल कहते हैं। जब इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवा देते हैं, किसके साथ में करवा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो दोस्तों याद रखना Cl है जहाँ Na है वहाँ, ये दोनों तो जुड़ करके किसका निर्माण कर लेते हैं, NaCl का। पीछे कौन बच गया, एक तो OH बच गया और इस साइड में कौन बच गया, H, और ये किसका निर्माण कर देता है, जल का निर्माण। तो याद रखना प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, या ऐसा लिखा सकता है मजबूत अम्ल व मजबूत क्षार से किसका निर्माण होता है, खाने के नमक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए देखो, जल में अत्यधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। विरंजक चूर्ण का यदि फॉर्मूले की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं, याद रह जाएगा।
विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। दोस्तों याद रखना, इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, बिल्कुल राइट है ये बात। ऑक्सीकारक होता है, ये भी सही है। तन्नो अम्ल के साथ में क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है, और क्लोरीन गैस जो होती है ना, इससे उत्पन्न जो गैस नवजात ऑक्सीजन परमाणु प्राप्त होती है, जिसके कारण से वस्तुओं का या कपड़ों का रंग उड़ाया जाता है, इसलिए इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो ये जल में अधिक विलय नहीं होता, कम विलय होता है। इसका 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जल के साथ में कम विलय होता है। और इसने क्या पूछा है, क्या दे दिया था ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए? अधिक विलय होता है, तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इनो जानते हो, तुरंत 6 सेकंड में फर्क करने वाला लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। जब इनो को पानी में डालते हैं तो बुलबुले बनते हैं, किसके कारण से? ऑक्सीजन गैस के कारण से, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से, हाइड्रोजन गैस के कारण से। तो देखो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से। कौन सी गैस के कारण से? मैं साइड में लिख देता हूँ, CO2 गैस के कारण से इनो के अंदर बुलबुले उत्पन्न होते हैं। याद रह जाएगा, इनो को जब पानी में डालते हैं तो बुलबुले जो बनते हैं ना दोस्तों, किसके कारण से बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से बनते हैं। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? ऐसा कौन सा तेजाब है जिसको मूल रासायनिक मानते हैं? दीजिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल, यदि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, यानी कार्बनिक अम्ल। देखो H2CO3 को कार्बनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। कौन से अम्ल के नाम से जानते हैं? कार्बनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको ये बताना कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाएगा। किसको माना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब आपको कमेंट में बताना कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं। कमेंट में आपको ये बताना कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? हाँ, सोने की शुद्धता किस में मापते हैं? कैरेट में। 22 कैरेट होता है, 24, 28, 23। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको शुद्ध सोने के बारे में बताना कितना कैरेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी 24 कैरेट जो होता है ना, वो शुद्ध सोना माना जाता है। और 22 कैरेट से क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। क्योंकि 24 कैरेट जो सोना होता है वो द्रवित अवस्था में पाया जाता है, जो मुड़ नहीं सकता, आकृति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसमें 2% अशुद्धि मिलाकर के उसको 22 कैरेट बनाते हैं, और उसके बाद में हम क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते हैं। तो शुद्ध सोना तो 24 कैरेट होता है, और आभूषण वाला कितना कैरेट होता है? 22 कैरेट। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? बिल्कुल, 4 आपको धातु दिखाई दे रही हैं, सीसा, पारा, निकल, टिन। बिल्कुल, टिन का प्रतीक होता है SN, निकल का NI, पारा का HG, सीसा का PB। ये आपको मैं सारे के सारे प्रतीक बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लास समझ में आए। बताओ कमरे के ताप पर कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है? बिल्कुल, मरकरी या पारा जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? 4 पदार्थ आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको बताना कि सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी होती है? हीरा की, ग्रेफाइट की, चांदी की, लकड़ी की। बिल्कुल, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक चालक कौन होगा? तो देखो दोस्तों, याद रखना, लकड़ी तो कुचालक होता है, हीरा भी कुचालक होता है। बच्चे आपके पास में ग्रेफाइट और चांदी। तो सबसे अधिक जो चालकता होती है वो किसकी पाई जाती है? चांदी की पाई जाती है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज काम में लेते हैं? बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन। एल्यूमिनियम का एस्क बता दो, या इसको एल्यूमिनियम को बनाने के लिए मुख्य रूप से किस खनिज को काम में लेते हैं? हेमाटाइट को काम में लेते हैं, बॉक्साइट को काम में लेते हैं, लिग्नाइट को काम में लेते हैं, मैग्नेटाइट को काम में लेते हैं। 4 एस्क आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसमें से ऐसा कौन सा एस्क है जो एल्यूमिनियम को बनाने में काम में लिया जाता है? बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बॉक्साइट। यानी बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का एस्क माना जाता है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। टांका एक मिश्र धातु है, किससे बनी होती है? टांका जानते हो, टांका वेल्डिंग वाला। टिन शीशे से बनी होती है, टिन तांबे जस्ते से, टिन तांबे से, टिन शीशा जस्ते से बनी होती है। ये 2 ऑप्शन एक जैसे आ गए क्या? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान से देखना इसके अंदर। हाँ, ऑप्शन नहीं, एक जैसे नहीं, यहाँ पर तांबा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको बताना है कि टांका एक मिश्र धातु है, किससे मिलकर के बनी होती है? टांका किससे बनाते हैं? तो याद रखना,
टिन और लेड, टिन और लेड, यानी 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। टिन शीशे से किसको बनाया जाता है, टांका को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक हैं, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। तो ये सारे के सारे ही हैं, तो ई ऑप्शन में देता हूँ ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे किस में पाए जाते हैं, ग्रीन हाउस में पाए जाते हैं, ये सारे ही सही हैं, याद रखना ऑल ऑफ दीज। ये ई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, तो आपको मैं इधर से बता रहा हूँ ई ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज यानी सारे सही हैं। और याद रखना जलवाष्प जो होती है ना, उसको भी ग्रीन हाउस का भाग माना जाता है, ग्रीन हाउस गैस के अंदर जलवाष्प भी आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेल्डिंग बनाने में कौन सी गैस काम में लेते हैं। बिल्कुल, वेल्डिंग में किसको प्रयोग में लिया जाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक जैसे ऑप्शन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एसिटिलीन, ऑक्सीजन एसिटिलीन। देखो यहाँ पर जो डी है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन एसिटिलीन है, थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, ये टाइपिंग में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन एसिटिलीन। याद रखना वेल्डिंग बनाने के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन को काम में लेते हैं, डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ये भूल मत जाना, वेल्डिंग में किसको काम में लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ में एसिटिलीन को मिलाते हैं। और एसिटिलीन का फॉर्मूला मैं आपको मोबाइल पर लिख कर बता रहा हूँ, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, CH111CH, यानी जो एथाइन होता है ना, उसको एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, POP का प्रयोग करते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसको काम में लेते हैं, POP को। बहुत शानदार केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस काम में लेते हैं। वो किसका बना होता है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम। बिल्कुल बताने का प्रयास कीजिए। बुझा हुआ चूना, फॉर्मूला लिख देता हूँ सारे के, ताकि आपको क्लास बहुत अच्छे लगे। बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना, याद रहिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सिंपल है, CaCO3 लिख दोगे। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनता है CaO, और जिप्सम का बनता है दोस्तों CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का सूत्र होता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो जिप्सम होता है, इसी से हम क्या बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कर लोगे। क्लास कैसी लगी, दमदार है या नहीं, ये आपको लाइक करके आपको बताना। अधिक से अधिक क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। लॉजिक क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाओ और बनाओ, क्या बनेगा। क्या कह रहा है, ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। दिमाग लगाना है और दिमाग लगा करके इस क्वेश्चन को हल करना है। देखो हमें कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये, आपको बेवकूफ़ बनाएगा ये क्वेश्चन। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है वो कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आप आंसर मेरे से पहले कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन बनेगा। देखो याद रखना दोस्तों, जलाने का नाम आ जाए तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, अगला किसकी बात कर रहा है, ऑक्सीजन की। जलाने के नाम की जगह यदि दहन आ जाए तो भी आपके दिमाग में फिल्म आनी चाहिए कि किसकी बात कर रहा है अगला, ऑक्सीजन की। और किसके जलाने की बात कर रहा है, हाइड्रोजन की। लो जी, हाइड्रोजन को जला दो ऑक्सीजन के साथ में। अब आपकी खोपड़ी में घुमा हुआ कुछ ना कुछ कि किसका निर्माण हो गया, पानी का। क्योंकि हम जानते हैं H2 + O2 मिलकर के किसका निर्माण कर लेते हैं, H2O का निर्माण कर लेते हैं। और H2O किसका अणुसूत्र है, पानी का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पानी को देखकर पानी की याद आई, पानी पी लीजिए, आप भी पीजिए। बिल्कुल, क्लास में आगे बढ़ते हैं फिर 41 नंबर क्वेश्चन की और बहुत शानदार क्वेश्चन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस काम में लेते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछा गया। वनस्पति तेल जो होता है उससे हम बनाएंगे वनस्पति घी, तो कौन सी गैस काम में लेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बात करते हैं हम, जैसे देख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं CH3, ये आपके सामने लिखा हुआ है एसिटिलीन, यानी द्विबंध और त्रिबंध वाला जो यौगिक होता है ना, उनको कहा जाता है वनस्पति तेल। और उसको वनस्पति घी में बदलेंगे तो इसमें हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे। तो किसको जोड़ेंगे हम, हाइड्रोजन को। तो किसको काम में लेंगे, हाइड्रोजन को। और याद रखना दोस्तों, इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इससे ज़्यादा क्या बताऊं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। बिल्कुल कर लोगे। और ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होता है ना, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में बदल जाता है, यानी द्विबंध और त्रिबंध ना एकल बंध में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं इसलिए इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो वनस्पति तेल से घी बनाओगे तो कौन सी गैस काम में लेंगे, हाइड्रोजन। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं।
एल्यूमिनियम बनाने में मुख्य खनिज, ये तो आ गया, पहले क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो आपको ध्यान होगा कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, बॉक्साइट को, तो सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का है। हाँ, आपको मोबाइल स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। आपको बताना पानी से हल्का कौन है इन चारों में से। बिल्कुल दीजिए करेक्ट आंसर। सर हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, हल्का क्वेश्चन दे रहे हो, हल्का फुल्का क्वेश्चन। सोडियम जो होता है वो क्या होता है, पानी से हल्का होता है। और आपको एक बात और याद रखनी है, सोडियम को किस में डुबो करके रखा जाता है, केरोसिन में। ये छोटी क्लासों में आराम से पढ़ा होगा आपने। क्यों? क्योंकि सोडियम की क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। उच्च क्रियाशील धातु यौगिक है ये धातु है, उच्च क्रियाशील धातु है, जो पानी तथा वायु के साथ में क्रिया कर आग पकड़ लेती है। तो वायु तथा पानी के साथ में संपर्क तोड़ने के लिए, संबंध तोड़ने के लिए इसको किस में डुबो कर रखते हैं, केरोसिन तेल में। बिल्कुल, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। रेल के डिब्बे बनाने में, इसके पुर्जे बनाने में, हवाई जहाज में किस मिश्र धातु से बनाई, देखो किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को काम में लेते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन। तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, इनमें से कोई नहीं। दीजिए करेक्ट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन का इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है। बिल्कुल, तो याद रखना दोस्तों, एल्यूमिनियम को काम में लेते हैं। एल्यूमिनियम से बनाई गई मिश्र धातु को किस में काम में लेते हैं, हवाई जहाज और रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में काम में लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। ऐसी धातु जिसमें हम लोहा बनाएं और उसके ऊपर क्या नहीं लगे, जंग नहीं लगे। क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आंसर देने का प्रयास करना आपको। एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम, टिन, इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जिससे जंग रहित लोहा बनाया जा सकता है। तो याद रखना दोस्तों, वो कौन है, क्रोमियम। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। बिल्कुल कर लोगे जी सर जी, कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु जो होती है, कौन सी गैस नोबेल गैस के नाम से जानी जाती है। हाँ, बहुत शानदार क्वेश्चन। अपनी जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को 3 भागों में बांटा, धातु, अधातु, उपधातु। धातुओं में कुछ ऐसी धातुएं हैं जिन्हें नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। वो कौन सी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो बच्चों, याद रख लेना, हीलियम होगा। हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो। ये 18वें वर्ग के तत्व होते हैं। इन्हें अक्रिय माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है, अक्रिय माना जाता है। आपको याद रखना, अक्रिय माना जाता है क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण भरा होता है। और इन्हें किस गैस के नाम से जानते हैं, नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। तो इनमें से अपने ऑप्शन में कौन मिला हमें, हीलियम, तो हीलियम कर लेंगे। इतनी सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रही है, तो अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। चलो जुड़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोताखोर जो होते हैं सांस लेने से संबंधित क्रिया में कौन सी गैस को काम में लेते हैं। गोताखोर समझ गए, पानी में डुबकी लगाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो किसको काम में लेते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन और ऑर्गन को, ऑक्सीजन हीलियम को, ऑक्सीजन और नियोन को। बताओ इसमें 47 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा। गोताखोर किसे काम में लेते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ऑक्सीजन और हीलियम को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम को काम में लेते हैं। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अश्रु गैस है, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक बार फिर से देखो, एक तो हास्य गैस होती है, हंसाने वाली गैस, एक अश्रु गैस होती है, आंसू आने लग जाते हैं। ये कई बार युद्ध की संभावना बन जाती है या मुठभेड़ की बन जाती है, भीड़ वाली भीड़ बन जाती है, बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो जाती है, उस समय पुलिस के द्वारा काम में ली जाती है। तो उसमें अमोनिया होती है, हाइड्रोजन कार्बाइड होती है, क्लोरीन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। ये या रोबो, ये क्या आ गया बीच में, छोड़ो, रोबोट हुक वाला कुछ नहीं है इसमें। इस प्रकार से बताओ इसमें से क्या होगा करेक्ट आंसर। तो याद रखना, अश्रु गैस में हम अमोनिया को काम में लेते हैं दोस्तों। किसको काम में लेते हैं, अमोनिया को काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशा एक है। देखो शीशा क्या है, शुद्ध ठोस पदार्थ होता है, अतिशीतित द्रव्य पदार्थ होता है, जेल होता है, बहुलक होता है। बताओ क्वेश्चनों में दम है या नहीं। बहुत शानदार प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए गए हैं। आपको एक ही क्लास में पूरा का पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। शीशा कैसा पदार्थ होता है, अतिशीतित द्रव्य पदार्थ होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। 50 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। यानी किसको काम में लिया गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड को, मस्टर्ड गैस को, हाइड्रोजन साइनाइड को, भाप अंगार गैस को।
तो याद रखना मस्टर्ड गैस को काम में लिया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, उन श्राप त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता होती है हानिकारक पदार्थ होता है, यानी श्राप में क्या ज़्यादा मिला दिया जाए कि अंधता आ जाती है? एथिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, एमीन, मेथिल एल्कोहल। इन चार में से किसको मिलाएं कि अंधता आ जाती है जिसको पीने से? तो याद रखना मेथिल एल्कोहल जो होता है ना, वो विषाक्त का निर्माण कर लेती है, जहरीली शराब होती है जिसके कारण से अंधता आ जाती है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। हाँ, पेट्रोल और डीजल जब अधूरा जलता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बताने का प्रयास कीजिए कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने पर क्या बनेगा। तो दोस्तों याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? बिल्कुल, सोडा वाटर की बोतल को खोलोगे ना तो एक गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक ऑप्शन सही होगा। बताओ, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सोडा वाटर को खोलने पर CO2 गैस निकलती है। एक नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो आगे जुड़ते हैं इसी प्रकार से। भोपाल गैस त्रासदी, बहुत बार ये क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखना मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ना, उसका रिसाव हुआ था। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। हाँ, गेहूं का खेत, कपास, धान, मूंगफली, इनमें से किस खेत के अंदर मेथेन उत्पन्न होती है? और दोस्तों मेथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CH4। इसको किस गैस के नाम से जानते हैं? मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इसको सर्वप्रथम दलदल यानी कीचड़ से प्राप्त किया गया था। मार्स गैस के नाम से जानते हैं। इसे बायोगैस के नाम से भी जानते हैं, इसे जैव गैस के नाम से भी जानते हैं, इसे गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। इतने सारा कंटेंट आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगा। तो मेथेन गैस जो होते हैं ना, धान का मतलब क्या हो गया? चावल के खेत। तो चावल के खेतों में क्या मिलती है? मेथेन गैस बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? बिल्कुल, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को। करेक्ट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल 56 नंबर क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। बहुत शानदार कंटेंट एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। किस सेल को? देखो, किसको? सेल का, कोशिका का। सेल का मतलब क्या हो गया? कोशिका का। पावर प्लांट कहते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा जाता है। बिल्कुल, किसको कहते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा को किसके रूप में स्टोर कर लेता है? ATP के रूप में स्टोर कर लेता है। जब हम काम करते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमें ये ऊर्जा देता रहता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं या पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह, हिंदी में यदि इसको मैं बोलूँ तो कोशिका का कौन सा ग्रह कहते हैं? इसको शक्ति ग्रह कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? देखो, 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। इनमें से एक या तो पादप में नहीं है या फिर जंतु कोशिका में नहीं है, जिसके कारण से इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। देखो, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, ये देखो, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जीवद्रव्य दोनों में पाया जाएगा, केंद्रक दोनों में होगा। बच्चों याद रखना, पादप कोशिका का जो केंद्रक होता है वो परिधि पर होता है। पादप कोशिका का केंद्रक, देखो मैं इसमें दोबारा इस डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। यह पादप कोशिका है और पादप कोशिका के बीच में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जिसके कारण से पादप कोशिका का केंद्रक कहाँ पर पाया जाता है? परिधि पर पाया जाता है। और जंतु कोशिका का जो केंद्रक होता है वो कोशिका के बीच में गोलाकार आकृति के रूप में पाया जाता है। बिल्कुल मज़ेदार रही क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? हाँ देखो, एक तो केंद्रक के अंदर DNA होता है, बिल्कुल हम जानते हैं कोशिका के बीच में गोलाकार आकृति में केंद्रक, और केंद्रक में क्या पाया जाता है? DNA। अगला कह रहा है कि ऐसी भी कोई संरचना होती है कि जिसमें केंद्रक पाया जाता है, वो न्यूक्लियर से बाहर होती है। तो देखो, राइबोसोम होता है, अंतर्प्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी। बताओ इसमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें DNA पाया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए।
तो दोस्तों याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक पादप कोशिका का कोशिकांग और है जिसको हरित लवक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, खुद का डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसको स्वायत्तशासी कोशिकांग के नाम से भी जानते हैं, स्वायत्तशासी कोशिकांग। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, बहुत शानदार क्वेश्चन, एक बार आपको फिर से मोबाइल स्क्रीन पर। प्रोटीन की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड की। ऑप्शन नंबर डी कहता है एक, ए और सी दोनों सही हैं। तो दोस्तों याद रखना, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। तो एक नंबर ऑप्शन और सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर जी, आगे बढ़ो। 60 नंबर क्वेश्चन, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। बिल्कुल, सेलुलोज की बनी हुई भित्ति किस में पाई जाती है, जंतु में, कवक में, बैक्टीरिया में, पौधे में। बिल्कुल, सेलुलोज भित्ति किस में पाई जाती है। देखो, जंतु के अंदर तो कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती। फंजाई की बात कर लेना तो याद रखना दोस्तों, फंजाई के अंदर काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी हुई पाई जाती है। और पेड़ पौधों के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल मेरे पॉइंट्स को ढंग से सुनना, मेरे गोले को ध्यान से देखना। यानी पेड़ पौधों के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो मैं यहाँ पर गोले में बता रहा हूँ काइटिन की बनी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला मेडुला होता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेबेलम होता है। याद रखना, मेडुला ओब्लांगेटा मस्तिष्क का भाग है, ये सारे के सारे मस्तिष्क का भाग हैं। मेडुला ओब्लांगेटा पश्च मस्तिष्क का भाग है। बिल्कुल, सेरेबेलम भी पश्च मस्तिष्क का भाग है। ये दोनों अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। अब दीजिए करेक्ट आंसर। तो याद रखना, देखो दोस्तों, शरीर का तापमान, भूख, प्यास, निद्रा, काम, वासना, इन सब का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम बताएंगे किसको जानते हैं, हाइपोथैलेमस को जानते हैं। अगला क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। स्टार्च के, प्रोटीन के, रेशे के, वसा के। आपको बताना कि लार किसका पाचन करती है, तो याद रखना स्टार्च का पाचन करती है। किसका पाचन करती है, स्टार्च का। बिल्कुल। पित्त का स्रोत क्या है, हाँ, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, पित्ताशय में, पित्तवाहिनी में, यकृत में, अग्नाशय में। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर बताइए कि पित्त का स्रोत क्या है या पित्त का निर्माण कहाँ होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन। तो याद रखना दोस्तों, पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, पित्ताशय के अंदर, यकृत के अंदर होता है। और पित्ताशय उसका क्या करता है, पित्ताशय तो उसका क्या करता है, संग्रह। और इसका स्रोत क्या है, निर्माण कहाँ पर होता है, तो 3 नंबर ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लीवर ग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं। यूरिया किस में संश्लेषित होती है, यूरिया का निर्माण किस में होता है, यकृत में, प्लीहा में, किडनी में, फेफड़ों में। बताओ यूरिया का निर्माण किस में होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन दोनों ही, 63 नंबर और 64 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, इसका निर्माण भी किसके अंदर होता है, यकृत के अंदर होता है। बिल्कुल, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में काम आती है, ऐसी कौन सी विटामिन है जो रुधिर का थक्का, विटामिन ए, बी, डी, के। बताओ रुधिर का थक्का बनाने में किस विटामिन को काम में लेते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी विटामिन के को क्या करते हैं, रुधिर का थक्का बनाने में काम में लिया जाता है। चलो, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। लो जी, बहुत शानदार क्वेश्चन, ये भी कंपटीशन में आया हुआ। भैंस के दूध के अंदर औसत वसा की मात्रा 7.2%, 4.5, 9%, 10%। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखना कि भैंस के दूध के अंदर 7.2% वसा पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है, हाँ। अब देखो, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, जीवाणुजनित रोग, विषाणुजनित रोग, इनमें से या फिर किसी रोग का वाहक या किसी रोग का मुख्य जो रोगजनक होता है वो पूछा जा सकता है। ट्यूबरकुलोसिस किसकी बात कर रहा है, टीबी की बात कर रहा है। क्या कह रहा है ऑप्शन में, माइक्रोबैक्टीरियम एवोनिन और स्टेफाइलोकोकस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्टेप्टोकोकस के द्वारा। तो आपको याद रखना है, इसके अंदर सी ऑप्शन हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण के कारण होता है। चलो, चेचक होने का कारण रूबियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, वेरियोला वायरस, मिक्सो वायरस।
कन्फ्यूज़ हो सकते हो आप चेचक होने का कारण, तो याद रखना दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरियोला जो वायरस जो होता है उसके कारण से चेचक रोग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। टिटेनस का कारण क्या है? हाँ बताइए, टिटेनस का कारण क्लोस्ट्रीडियम होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, वायरस, साल्मोनेला टाइफी, बताओ। तो दोस्तों याद रखना क्लोस्ट्रीडियम, और इसका पूरा नाम बताऊं तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जिसके कारण से टिटेनस होता है। तो एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो, विकासवाद का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? वेरी नाइस। स्पेंसर ने, डार्विन ने, वोलेस ने, हेक्सले ने। विकासवाद सिद्धांत देने वाला कौन था? तो बिल्कुल याद रखना दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। पुरुष में पुरुषत्व यानी पुरुष के लक्षण किस गुणसूत्र के द्वारा आते हैं? XO, XXX, XX, XY। SSC 10+2 2011 में आया क्वेश्चन है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए यानी पुरुष के अंदर यानी जो नर के लिए जो उत्तरदायी जो जोड़ा होगा वो कौन सा होगा? तो आपको याद रखना है वो क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा। और मादा की पूछ लेता तो क्या होता, ये आपको कमेंट में बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीव में आनुवंशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, माता पिता के लक्षणों को आगामी पीढ़ी में ले जाने का काम राइबोसोम का होता है, क्रोमोसोम का होता है, प्लाज्मा का, लाइसोसोम का। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मज़ेदार क्लास है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट, लेकिन उतना ही मोस्ट किसके लिए हो गया? ये इंडियन आर्मी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखना दोस्तों, जो क्रोमोसोम होता है गुणसूत्र, वो क्या काम करता है? माता पिता को आगामी पीढ़ी में लेकर के, माता पिता के लक्षणों को आगामी पीढ़ी में लेकर के जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। अब देखो, आनुवांशिकता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉनसन को, जी जे मेंडल को, FB मॉरिसन को और मॉर्गन को। बताओ किसको आनुवांशिकता का पिता कहते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन पर, लैंगिक पर, अलैंगिक पर, इन सभी पर। तो बताओ मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस बात के ऊपर निर्भर करता है? तो दोस्तों याद रखना लैंगिक जनन के ऊपर निर्भर करेगा। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। साथ साथ में क्वेश्चन को आपको काउंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही, आप 70% पर पहुँचे या नहीं पहुँचे। न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था रदरफोर्ड, चैडविक, न्यूटन, नील्स बोर। बताओ कौन था न्यूट्रॉन की खोज करने वाला? तो याद रखना जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक। मैं पूरा नाम बताऊं तो कौन होगा इसका? जेम्स चैडविक, यानी बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल 75 में बी नंबर ऑप्शन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? बिल्कुल, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डॉल्टन ने, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने। बताओ करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पर पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखना जॉन डाल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत। किसने दिया था? डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार वाला क्वेश्चन। हो सकता है एग्जाम में आपको दर्शन शुरुआत में ही दे दे ये क्वेश्चन, पक्का आने की संभावना है। किस तापमान के ऊपर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 110, 39, 4, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। बिल्कुल, तो याद रखना 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। किस पर करोगे? 4 डिग्री पर। तो याद रखना ना 77 के अंदर सी ऑप्शन यानी 4 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पानी का हिमांक बिंदु क्या है? यानी किस टेम्परेचर के ऊपर पानी बर्फ में बदल जाता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य का शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका मान फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो एक फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। दोस्तों याद रखना इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो पानी का हिमांक होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल याद रखोगे, याद रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है सामान्यतः जो लाइट बल्ब में काम में ली जाती है? ऐसी कौन सी अक्रिय गैस? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, रेडोन। SSC 2020 में ताज़ा ही क्वेश्चन है, 2-3 साल पहले का। ऑर्गन। बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो लाइट बल्ब में काम में ली जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गन को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? ऑर्गन को काम में लेते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण से आता है? हाँ, नींबू का खट्टा स्वाद किसके कारण से आता है? नींबू का साइट्रिक, जिसको सिट्रिक अम्ल भी कह सकते हो, सिट्रिक अम्ल, बिल्कुल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, बताओ। तो याद रखना सिट्रिक अम्ल के कारण से। नींबू जो है ना, नींबू तथा संतरे का स्वाद या खट्टापन किसके कारण आता है? किसके कारण से आता है? सिट्रिक के कारण से। और ये जो फॉर्मिक अम्ल जो होता है ना, ये चिंटी के डंक में पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चिंटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो फॉर्मिक अम्ल, जिसको मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। चलो आगे बढ़ते। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? बिल्कुल बताओ, सेब में कौन सा अम्ल होता है? मेलिक, फॉर्मिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? तो याद रखना मेलिक अम्ल सेब के अंदर पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है? मेलिक अम्ल, तो इसमें तो अभी बात करके चले गए, ये तो किसके अंदर होता है? सेब के अंदर। एसिटिक अम्ल लिखा हुआ, ये किसके अंदर पाया जाता है? क्वेश्चन की शुरुआत में आया था, सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू तथा संतरे में पाया जाता है, नींबू तथा संतरे में। तो बच्चा अपने पास में कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। दोस्तों याद रखना, ये जो टार्ट्रिक अम्ल होता है वो अंगूर के अलावा और किस में पाया जाता है? इमली में भी पाया जाता है, बिल्कुल भूल मत जाना। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? ऐसी शर्करा जो सबसे मीठी है? ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, बताओ सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? वेरी नाइस क्वेश्चन, मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो याद रख लेना, जो डी ऑप्शन है फ्रक्टोज, जिसको फल शर्करा के नाम से जानते हैं, दुनिया की सबसे मीठी शर्करा होती है। और आपको एक बात और बता देता हूँ, जो आर्टिफिशियल विधि के द्वारा यानी कृत्रिम विधि के द्वारा, देखो मैं यहाँ पर आपको लिख करके बता रहा हूँ, सबसे मीठी शर्करा तो हो गई आपके पास में, क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज को मैं देखो यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फल शर्करा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फलों से प्राप्त होने वाली शर्करा। लेकिन कृत्रिम शर्करा की बात करें तो सबसे मीठी शर्करा का नाम होता है सेकेरिन। क्या होता है? सेकेरिन। चीनी से 100 गुना अधिक मीठी होती है, याद रख लो। कृत्रिम तो ये हो जाएगा, आर्टिफिशियल फ्रक्टोज हो जाएगी। चलो डीडीटी का पूरा नाम बताइए, डीडीटी का पूरा नाम आपको बताना है। पूरा प्रयास कीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको पूछे, कौन कौन से आपको ध्यान रखना है। एक तो पृथ्वी की बहन का नाम बताना है, और एक आपको ये बताना है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। दोस्तों तैयारी इतने ज़ोर और शोर से कीजिए कि तैयारी खुद शोर मचाना शुरू कर दे, और आपकी खुद को ये लगने लग जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं कि वास्तव में हम तैयारी कर रहे हैं। रात को जब नींद आए ना, नींद में भी ऐसे क्वेश्चन चलने चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना हम कवर कर पाए हैं, इस प्रकार से होना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि किताबों के बिना जीवन बहुत अधूरा है। बहुत लगातार किताबों के साथ में जुड़े रहिए। किताब तो आपका वो धन है जिसकी बदौलत आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो दोस्तों इसी ही लाइनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगली क्लास के लिए आपके लिए शानदार कंटेंट डाटा जो है वो कलेक्ट करता हूँ और मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।